नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम जम्मू कश्मीर ग्राउंड रिपोर्ट में। देश की संसद में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के आंशिक रूप से हटाने के बाद और राज्य के संघ शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में आज का दिन सामान्य रहा। आज जुम्मे की नमाज भी अदा की गई और जहां एक तरफ घाटी में कर्फ्यू में ढील का असर दिखाई दिया, तो वहीं विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में दखल न देने की आज नसीहत दी। लेकिन अभी केंद्र सरकार की कोशिश यही है कि एक ओर जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य करने की दिशा में काम रफ्तार पकड़े और दूसरी ओर राज्य के विकास का खाका भी कार्यान्वित हो। यानी इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही कि वहां का माहौल घाटी में इस फैसले के बाद किसी तरह का विरोध ना हो, लोगों को कोई दिक्कत ना आए, आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब ना हो, और इसके लिए केंद्र सरकार सुरक्षा पर खास ध्यान दे रही है। जम्मू कश्मीर के 4 अलग अलग हिस्सों की जुमे की नमाज की ये तस्वीरें बता रही हैं कि राज्य में शुक्रवार को हालात सामान्य रहे और धारा 144 में मिली छूट के तहत लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा की। इसके अलावा भी लोग ईद उल अजहा की तैयारियों में लगे हुए हैं। सबसे पहले बात कश्मीर घाटी की करें तो शुक्रवार को प्रतिबंधों में ढील दी गई ताकि लोग स्थानीय मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ सकें। अनुच्छेद 370 के खत्म किए जाने के बाद शुक्रवार को पहली जुमा की नमाज अदा की गई। श्रीनगर में नमाज अदा करने के लिए भारी संख्या में लोग मस्जिदों में पहुंचे। अभी भी घाटी के पूरे इलाके में धारा 144 लागू है, लेकिन श्रीनगर में अब हालात सामान्य हो रहे हैं, जिसका असर सड़कों पर दिख रहा है। आते हैं तो बाहर का तो ठीक ही है, सारा बाहर में लोगों का आना जाना है, अब लोग आ जा रहे हैं। आज तो ठीक चल रहे हैं। शुक्रवार को श्रीनगर के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों के अन्य शहरों में भी नमाज के लिए लोग मस्जिदों में पहुंचे। इस बीच बाजारों में लोग पहुंच रहे हैं और ईद उल अजहा की तैयारियों में लगे हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती है, लेकिन इस बीच आम लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की छूट दी जा रही है। 12 अगस्त को ईद उल अजहा का त्योहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में वादा किया था कि वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि कश्मीरियों को ईद का त्योहार मनाने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। श्रीनगर में दुकानें, डेयरी, पेट्रोल पंप और मेडिकल दुकानें खुली हुई हैं और आम लोग आसानी से अपने काम निपटा रहे हैं। उधर हज यात्रा कुछ दिनों में खत्म होने वाली है। कश्मीर जोन के डिविजनल कमिश्नर बीए खान ने कहा है कि जो हज यात्री वापस आ रहे हैं उनकी जानकारी राज्य हज ऑफिस डिपार्टमेंट की ओर से संबंधित डिप्टी कमिश्नर को भेजी जाएगी, जो यात्रियों और उनके परिवारों को पास जारी करेंगे। From the concerned districts, all pilgrims who have performed the pilgrimage and now who are coming back, their details will be conveyed by the Hajj officer, state Hajj office department, concerned deputy commissioners, who in turn will issue passes. उधर जम्मू में भी नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मस्जिदों में भीड़ दिखी। जम्मू में हालात सामान्य हैं और वहां से धारा 144 हटा ली गई है। जम्मू संभाग में पूरी तरह जनजीवन सामान्य रहा। जुमे की नमाज जहां एक और बेहद शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई, तो वहीं सांभा, कठुआ और उधमपुर में स्कूल भी खुल गए। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कठुआ और सांबा में हालात अब सामान्य होते नजर आ रहे हैं। स्कूल कॉलेज दोबारा खुलने लगे हैं। सांबा और कठुआ में गुरुवार को ही प्रशासन ने आदेश जारी करके स्कूल और कॉलेज खोलने के आदेश दिए थे, जिसके बाद आज से जिले के कई स्कूल कॉलेजों से ताले हटा दिए गए और छात्रों की आवाजाही शुरू हो गई। स्कूल खुलने से बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं और अभिभावक भी संतुष्ट हैं। दुकानें, हर चीज़ खुली हुई है, आप देख सकते हैं। पूरे बाजार खुले हुए हैं, स्कूल वगैरह खुले हुए हैं और कहीं भी कोई ऐसी कोई बात नहीं है जिस तरह का एक वितंडावाद लोगों में फैलाया जा रहा है। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुनीर खान ने कठुआ में सुरक्षा हालात की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी अप्रिय स्थिति की खबर नहीं है। जम्मू जोन में हालात बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं। थिंग्स आर वेरी मच अंडर कंट्रोल। कश्मीर में भी हालात बिल्कुल अंडर कंट्रोल हैं। जो ज़रूरी इक़दाम लेने हैं ये इंश्योर करने के लिए कि पीस खराब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, वो लिए जा रहे हैं। इधर दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कहा कि राज्य में एहतियाती कदम के तहत प्रतिबंध लगे हैं और किसी भी अप्रिय स्थिति की खबर नहीं है।
we already see a sense of calm and normalcy. All newspapers are being published without any disruption. There has been no incident of violence. Food supply have not been affected. Hospitals are operating normally. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शुक्रवार को भी श्रीनगर के संवेदनशील इलाकों का दौरा किया और स्थानीय लोगों व सुरक्षा कर्मियों से बातचीत की। डोभाल मंगलवार से जम्मू कश्मीर में कैंप कर रहे हैं। फिलहाल हालात सामान्य हैं और उम्मीद है कि जल्द ही बाकी प्रतिबंध भी हट जाएंगे। श्रीनगर से रमा, अशोक, सलमान और जम्मू से अश्विनी के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और ये बात थी कश्मीर की, लेकिन कल पाकिस्तान ने भारत के संदर्भ में जो फैसले लिए, आज उन पर भारत ने अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये एक तरफा फैसले हैं और इन फैसलों का मकसद दुनिया के सामने द्विपक्षीय संबंधों की चिंताजनक तस्वीर पेश करना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने साथ ही पाकिस्तान को दो टूक कह दिया कि वो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना बंद करे। पाकिस्तान की ओर से भारत के राजनयिक रिश्तों में कटौती करने सहित अन्य कदमों को खेदजनक बताते हुए भारत ने एक बार फिर कहा है कि अनुच्छेद 370 से जुड़ा संपूर्ण हालिया घटनाक्रम पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर पर भारत की पहल से पाकिस्तान बेचैन है। Our strategy is not something which we will spell it here. Our views are very clear, and as I mentioned that we have articulated those views to all the international organizations as well, that whatever steps we have taken in relation to Article 370 is our matter, is an internal matter. Matters related to the Constitution of India is under our sovereign jurisdiction. And this is something which I'm sure has been properly explained to these organizations. But beyond that, as and when Pakistan decides to internationalize it, we will see what steps are to be taken. विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कदमों को दुनिया के सामने द्विपक्षीय संबंधों की चिंताजनक तस्वीर पेश करने के प्रयास करार दिया और कहा कि उसकी ये चाल कभी कारगर नहीं होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान को लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर में विकास होगा तो वह लोगों को गुमराह नहीं कर पाएगा। भारत का कहना है कि सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं वो राज्य के बेहतर हितों को ध्यान में रखते हुए उठाए गए हैं। There have been certain contacts being made at the level of External Affairs Minister as well. It may not be appropriate to kind of get into specifics as to which all calls were made by whom, but I think it is important to understand that we did reach out to all the countries and all the multilateral organizations in this regard. विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से पाकिस्तान से कहा है कि वो अपने फैसलों की समीक्षा करे। पाकिस्तान द्वारा समझौता एक्सप्रेस को बंद किए जाने पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। समझौता एक्सप्रेस which has been stopped, again it is important to understand that this is a unilateral decision. We never asked for the stoppage, and again we regret the decision by Pakistan government to stop this link between the two countries. It is unfortunate. इस्लामाबाद से भारत उच्चायुक्त के भारत लौटने से जुड़े सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो अभी दिल्ली नहीं लौटे हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत ने तमाम देशों को जम्मू कश्मीर से जुड़े घटनाक्रम के बारे में जानकारी दे दी है। Indian High Commissioner's return, I can only confirm to you that he is not yet in Delhi. Timing of return is yet to be decided. As you are aware that we have requested for a review of the decision. So I think there are some speculations in the media that he is already back. So I thought it is important for me to mention that he is not in Delhi, and his timing of when he is going to return is going to be determined. भारत ने अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल बंद करे और हकीकत को समझे। अभिषेक झा के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। भारत की सरकार के लिए इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य किए जाएं और इसी दिशा में आज विदेश मंत्रालय की ये प्रतिक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन कार्यक्रम में हम आगे अपने संवाददाताओं से खुद जम्मू और कश्मीर के ग्राउंड से उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वहां पर वास्तविक तस्वीर कैसी है। साथ ही हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जम्मू कश्मीर ग्राउंड रिपोर्ट। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो,
वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसके मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया, नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना। उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं प्लस, जो आपके बच्चे को कर देते हैं प्लस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हम खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जम्मू कश्मीर ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है जानने के लिए इस वक्त सीधे रुख करते हैं जम्मू का, जहां से हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, हम लगातार इस बात को देख रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू के लोग अपने बेहतर भविष्य के लिए और उम्मीदें लगाए बैठे हैं। खासतौर पर जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लिए, उसके बाद आपसे जानना चाहते हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों की अब आने वाले भविष्य को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं, क्या उम्मीदें दिख रही हैं, क्या प्रतिक्रिया आपको मिल रही है? जी ममता, अगर देखें तो जिस तरीके से ऐतिहासिक फैसला रहा और जिस तरीके से उसी तरीके से ऐतिहासिक स्वागत किया है जम्मू की जनता ने, पूरे जम्मू संभाग ने। हमारे साथ जम्मू की पूरी जनता मौजूद है, हमारे साथ अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हमारे साथ कई उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट हैं, युवा हैं। इन सबसे हमें जानना चाहेंगे और खुद यहाँ की आवाज बताना चाहेंगे आपको कि किस तरीके से लोगों की आकांक्षाएं, उम्मीदें उड़ान लेने लगी है। क्योंकि लंबे समय से लोगों की ये मांग थी कि जो विभेद होता था, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो कश्मीर की घाटी को कुछ राजनीतिक बढ़त मिलने की वजह से जम्मू संभाग की जो उपेक्षा होती थी, वो समाप्त हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे, कितना ऐतिहासिक फैसला तो है ही, कैसे ये राज्य की और मुस्तकबिल को और ज्यादा भविष्य को मजबूत करेगा? देखिए, ऐसे है कि जो फैसला आज हुआ है, इस फैसले को कम से कम 40 साल पहले होना चाहिए था कि जो कश्मीर से हमारी माइग्रेंट हुई थी, हमारे हिंदू लोग वहां से निकले थे, वो नहीं निकलते। और ये जो फैसला है बहुत ही बढ़िया फैसला है, देश के हित का फैसला है और हमारी स्टेट जो है बहुत ही उपलब्धियों पे जाएगी। नई नई यहाँ पे सोच आएगी, नई नई इंडस्ट्री आएगी। जब नए नए सेंटर से यहाँ हिंदुस्तान से लोग आएंगे हमारी इस स्टेट में, तो इस स्टेट का जो है चेहरा जो है वो एक गुलदस्ते की तरह बनेगा। और यहाँ पे जो काम है, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी। और ये सब ज्यादा असर जो है कश्मीर में होगा, क्योंकि कश्मीर के अंदर हमारा जो नौजवान है वो आज भटका हुआ है। इससे उनको एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि नए नए हमारे चेहरे जो है वो कश्मीर में आएंगे, उन लोगों को काम मिलेगा, उन लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। जो भटके हुए लोग हैं, जो भटका हुआ नौजवान है, वो एक कहीं सीधे रास्ते पे चलेगा, शामिल होगा। हमारे साथ कश्मीरी पंडित भी हैं। कश्मीर से आप लोगों ने एक विस्थापन का बड़ा दंश झेला 3 दशक तक का। अब ये उम्मीद जग रही है कि पुरखों की धरती पे आबाद होंगे और प्लस
साथ ही साथ पूरा का पूरा सब कुछ एकदम सामान्य होगा? मेरा नाम रविंद्र रैना है, मैं कश्मीरी माइग्रेंट हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी है जो है कश्मीरी माइग्रेंटों को है, क्योंकि हमने 30 साल बहुत कष्ट झेले हैं। कष्ट इसलिए झेले हैं कि हमने अपना घर छोड़ा, घर बार छोड़ा है, मगर हमें यहाँ जम्मू ने बहुत कुछ दे दिया है, सहारा दे दिया हमें, इसलिए हम थोड़ा बहुत खड़ा हो गए हैं। हाँ, ये अब पुनर्वास की जो आस जो है और ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि अब स्थितियां तो तेजी से बदल जाएंगी। नहीं, अभी तो हमें उम्मीद है नरेंद्र मोदी जी से कि हमें एक आशा जगी है कि हम वापस जाएंगे और J&K, जम्मू एंड कश्मीर एक खुशहाल रियासत बनेगी। जी, हमारे साथ शिक्षा जगत से जुड़े हुए भी लोग हैं। आप ये बताएं कि नौजवानों के लिए कितना ये भविष्य उनका मजबूत करेगा, रोजगार का, शिक्षा का कितना उन्नयन होगा? इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे एक माँ के 2-3 बच्चे हैं, वो माँ किस बच्चे को ज्यादा अटेंड करती है? जो बार बार उठेगा, जागेगा, चिल्लाएगा, आंखें दिखाएगा। जो सोए हुए हैं उनको नहीं कोई पूछेगा। पहली जितनी गवर्नमेंट रही उन्होंने यही किया, और मोदी जी के इस बड़े डिसीजन से इतनी ड्रास्टिक चेंज आएगी। और खास करके अगर एम्प्लॉयमेंट में देखो, आप देखोगे लद्दाख और जम्मू के उसमें कोई भी बच्चे आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, सिर्फ कश्मीर के लोग हैं। सेक्रेटरीट में जाओ 90% आपको रोजगार बढ़ेगा, युवाओं की अपेक्षाएं बढ़ेगी। डेफिनेटली रोजगार बढ़ेगा, हर एक को चांस मिलेगा अपने आप को। खास करके हमारे बच्चे जो आज यहाँ नहीं है, बाहर निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि ममता, एक और हम बोलना चाहेंगे, अल्पसंख्यक समुदाय यहाँ पर उपेक्षित था, बहुत सारे अधिकार उनको नहीं थे, माइनॉरिटी कमीशन भी नहीं था। अब क्या लगता है कि सबके हक हुकूक अब सबके हकों की बात होगी। अब आरक्षण में भी वृद्धि होगी है, 16% आरक्षण जो मोदी सरकार ने बढ़ा दिया है, काफ़ी ज़्यादा ये 370 और 35 से हटने से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा मिनॉरिटी में। तो ये 370 और 35 से हटने से काफ़ी खुशी है सभी सुविधाओं में, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सभी खुश हैं 370 हटने से। जी, तो आप देख रहे हैं कि हर एक वर्ग बेहद खुशी से इस फैसले का स्वागत कर रहा है और एक उज्जवल भविष्य भी अपना देख रहा है, क्योंकि यह ऐतिहासिक फैसला है और ऐतिहासिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। ममता जी बिल्कुल अश्विनी, और जिस तरीके से विभिन्न वर्गों के लोगों ने अपनी अपनी सोच सामने रखी, ये स्पष्ट है कि अब अपने अधिकारों और क्या कुछ उनको हासिल हो सकता है, मिल सकता है, उसको लेकर सभी जागरूक हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जम्मू से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष पंत, आप ORF के डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर्ष जी। ये बताइए हमें कि जैसे आज हमने देखा कि विदेश मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी कल पाकिस्तान ने जो फैसले लिए थे उनके संदर्भ में, किस तरह आप देखते हैं इस प्रतिक्रिया को, और खास तौर पर तब जबकि हम ये जानते हैं कि सीमा पर भी पाकिस्तान की ओर से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि कुछ हरकत जारी रखी जाए, और खुफिया सूचना तो ये भी कहती है कि लॉन्च पैड्स पर भी आतंकवादी तैयार हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो सारी स्ट्रैटेजी अभी तक रही है वो ये रही है कि किस तरह से कश्मीर पर दबाव बनाया जाए जिससे कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आई हैं भारत के सरकार के इस फैसले के बाद, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है, कोई उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं हो रहा है। जिन देशों से उसको उम्मीद थी उन देशों ने मुंह फेर लिया है। तो कहीं पर एक फड़फड़ाहट है, एक कंसर्न है कि आगे उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है जो इतनी केंद्रित थी कश्मीर पर, उसका क्या होगा। तो उसका जो जवाब आज विदेश मंत्रालय से आया है वो दो टूक आया है कि जो सवाल पाकिस्तान खड़े करने की कोशिश कर रहा है और जिस तरह से ये दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर दुनिया ने यहाँ पर कश्मीर पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। अगर आप इमरान खान साहब की स्पीच सुने तो उसमें कहीं पर एक अंडर करंट भी था, न्यूक्लियर थ्रेट भी था कि हम एस्केलेट कर सकते हैं, हम कन्वेंशनल वॉर की तरफ जा सकते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाएगा उनको पता नहीं। तो कहीं पर वो धमकी दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो बहुत सालों से पाकिस्तान करता आया है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत ने ये जो स्टेप लिया है इसके बाद वो जो उसकी स्पेस थी वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। और जिस तरह की प्रतिक्रिया भारत को मिली है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ खड़ा हुआ पाया गया है, उससे पाकिस्तान वाकई बौखलाया हुआ है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें वो चाहे वो LOC में हो या वो जो आतंकवादियों जो लॉन्च पैड्स हैं उन पर तैयार करके वो खड़े हैं, वो सारे हथकंडे अपनाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इस मामले का संज्ञान ले रही है और तैयार होगी जो भी होगा उसको झेलने के लिए।
और हर्ष जी, अभी कश्मीर से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि वहाँ की ग्राउंड सिचुएशन जाननी भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बताइए हमें कि जिस तरीके के अभी तक आज चूंकि जुम्मे की नमाज थी, आज वो भी अदा की गई है और काफ़ी हद तक सामान्य हलचल भी नजर आई। इन सब के मद्देनजर क्या लगता है आपको कि जिस सोच के साथ केंद्र सरकार अब आगे बढ़ना चाहती है कि एक और जम्मू कश्मीर को विकास के लिए आगे लेके जाया जाए, तो वहीं दूसरी ओर रक्षा सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जाए, इन सब के मद्देनजर आज के दिन के आगे क्या उम्मीदें बनती हैं? देखिए, दो जो स्टेटमेंट्स आए हैं, वो चाहे आप गृह मंत्री का स्टेटमेंट सुने पार्लियामेंट में या प्रधानमंत्री की कल की जो स्पीच थी, जो उन्होंने सीधे डायरेक्ट एक संवाद किया था लोगों के साथ, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, उसमें उन्होंने साफ ये स्पष्ट किया कि डेवलपमेंट प्रायोरिटी तो है ही, लेकिन जो एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि डेमोक्रेसी को छीन लिया जाएगा और डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, वो भी उन्होंने उसको साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जैसे ही सामान्य स्थिति बनेगी, वहाँ पे डेमोक्रेसी की बहाली होगी, इंस्टीट्यूशंस की बहाली होगी, और जिस तरह से आज तक जम्मू कश्मीर में चुनाव होते आए हैं वो चुनाव होंगे, लेजिस्लेचर बनेगा और उनको अपने जो नए जनप्रतिनिधि मिलेंगे। और मुझे लगता है बहुत बड़ा मैसेज गया है और उसका नतीजा हमको ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है, जो आज जिसका आपने जिक्र किया। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे संवाददाता अशोक श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, चूंकि सारा दिन ये रिपोर्ट्स आती रही, तस्वीरें हम देखते रहे जम्मू कश्मीर की, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे चूंकि आप वहां मौजूद हैं कि आज का दिन, चूंकि 144 की रिस्ट्रिक्शंस में आज कई जगह पर ढील दी गई है, ऐसे में आज का दिन कैसा रहा? देखिए, आज शुक्रवार का दिन था, जुमे की नमाज थी, और जब 370 को अनुच्छेद 370 को हटाने का जब ऐलान हुआ था, उसके बाद से पहले जुमे की नमाज थी, तो जाहिर सी बात थी आज बहुत सारी आशंकाएं थी लोगों की मन में, और प्रशासन भी बहुत सतर्क था कि क्या कुछ कहीं ऐसा तो नहीं हो, क्योंकि दरअसल जुमे की नमाज के बाद ही अक्सर जो है पथराव की घटनाएं होती थी। लेकिन आज का दिन जो है वो ठीक से निकल गया। हालांकि कुछ जगह पर थोड़े तनाव की खबरें जरूर आई ममता, लेकिन ज्यादातर जगह से ऐसी कोई इस तरह की कोई खबर नहीं आई। पीसफुल दिन आज निकल गया, तो ये एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ईद भी बहुत जल्दी आ रही है, लोगों के सामने ईद का त्योहार है, कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है वो नहीं है सबसे बड़ा, इसलिए लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कम्युनिकेशन नहीं है। बाकी जो लोगों की दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए प्रशासन जो है लगातार रात दिन काम कर रहा है। तो कह सकते हैं कि आज का दिन जिस तरह से ममता निकला है, उसको देखकर लग रहा है कि ईद जो है यहां पर ठीक से निकल जाएगी। प्रशासन जो बंदोबस्त कर रहा है वो अगर चाक चौबंद रहे और उसमें अगर कोई ढील प्रशासन की तरफ से नहीं हुई तो। ममता जी अशोक, साथ ही हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह आश्वासन दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को कि इस बार ईद पर सब कुछ सामान्य रहे, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। इसके संदर्भ में आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ईद को लेकर क्या तैयारियां इस वक्त चल रही हैं? देखिए, ईद बहुत बड़ा त्यौहार है, इस बार जो है बकरीद का त्यौहार है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को ये चिंताएं थी। सबसे बड़ी लोगों की चिंता ये थी कि उनको जो कुर्बानी के लिए जो है वो जो उनको पशु चाहिए वो उनको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो प्रशासन की ओर से जो है करीब करीब श्रीनगर और आसपास के इलाकों में 2.5 लाख से ज्यादा जो भेड़ें हैं उनका इंतजाम किया गया है, और वो कर लिया गया कि 2.5 लाख से ज्यादा भेड़ें लोगों को उपलब्ध हो पाए, जो खरीदना चाहे कुर्बानी के लिए खरीद सकता है। उसके लिए मंडियां लगाई गई हैं। अकेले श्रीनगर में जो है इस तरह की 9 मंडियां लगाई गई जहां लोग जाकर के इस तरह से जो है अपनी कुर्बानी के लिए अपने पशु को जो है खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बाकी बात करूं, लोगों को अनाज की कोई कमी नहीं हो, तो उसके लिए जो है प्रशासन ने लगातार जो गांव के स्तर पर भी, मोहल्लों के स्तर पर भी छोटी छोटी जो है इस तरह की दुकानें स्टैब्लिश कर रहे हैं, ताकि लोगों को अपने घर से निकलते उनको कोई रिस्ट्रिक्शन का सामना ना करना पड़े, उनको अनाज की कोई कमी ना हो। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी ज्यादातर लोगों की जो है वो डिस्पर्स हो गई है। आज हमें जो जानकारी मिली है, तो कुछ लोगों की जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे उन लोगों की अगर रह गई है तो उसको भी जल्दी डिस्पर्स कर दिया जाएगा, ये कहा गया है। बैंकों में पैसा रहे, लोग एटीएम से जाके अपने पैसे निकाल पाए, ये। और जो कम्युनिकेशन की मैंने बात करी थी ममता, उसमें यह बात हुई है कि कई जगह पर डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में जो फोन सेटअप किए गए हैं, लोग वहां से जाकर लैंडलाइन पर फोन कर सकते हैं। और एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात जोड़ दूं, जम्मू कश्मीर के 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो श्रीनगर के और जम्मू कश्मीर के वो बाकी राज्यों में कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, उनको वापसी के लिए भी लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं कि जो भी घर में आना चाहे, उनमें से करीब 150-200 वापस श्रीनगर आ चुके हैं, जो भी आना चाहे उसको हर तरह की सुविधा दिल्ली में, चंडीगढ़ में, बाकी जगहों पर उपलब्ध हो जाए, उसके लिए भी प्रशासन लगातार जो है सतर्क है और वो काम कर रहा है। जी अशोक, अंत में बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता यह भी है कि लोगों को 370 आंशिक रूप से हटने के बाद क्या कुछ सुविधाएं उनकी हैं, क्या कुछ अधिकार है, पूरी सही जानकारी उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, जबकि ऐसे ही माहौल में अफवाहें भी बहुत फैलती हैं। इसको लेकर भी प्रशासन कुछ खास कदम उठा रहा है?
जी हाँ, बिल्कुल इसको लेकर के ये कोशिश की जा रही है कि जो इंफॉर्मेशन है पहुंचाई जा सके। कल भी हमने देखा था डिविजनल कमिश्नर जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज भी करी है उन्होंने, और लोगों को एक कोशिश की जा रही है हालांकि ज्यादा से ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है लोगों तक पहुंच सके। ममता, बड़ी बात यह है कि बहुत जगह पे केबल टीवी भी जो है लोग सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इस वक्त लोग यहां पर डीडी न्यूज देख पा रहे हैं या एक दो चैनल और हैं जिनके पास आ रहे हैं। लोग ज्यादातर जो है दूरदर्शन पे डीडी न्यूज पर इस वक्त ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर खबरें उनको उससे मिल रही है, अखबार से मिल रही हैं, कोई और उनके पास साधन नहीं है। पर माउथ टू माउथ जो चीजें हैं वो ज्यादा निकल रही हैं, उसमें अफवाहें ना फैले, ये प्रशासन की चुनौती है। और एक बात और छोटी सी मैं बता दूं ममता, ये भी लोगों की जानकारी के लिए बड़ा जरूरी है। 18 तारीख से यहां पर जो हज यात्री गए हैं, यहां से करीब 13,500 हज यात्री जो हैं श्रीनगर से गए हैं। 18 तारीख से उनकी वापसी शुरू होगी, उसके लिए भी पासेस इशू किए जा रहे हैं, उसके लिए बसों का प्रबंध किया गया, जो लोग लेके जाना चाहे एयरपोर्ट पे वो एयरपोर्ट से उनको रिसीव कर सके, उसके लिए भी प्रशासन लगातार जो है काम कर रहा है कि उनको भी कोई दिक्कत ना हो, जो हज यात्री अपने घर लौट रहे हैं वो सकुशल आसानी से लौट पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, कश्मीर के सारे हालात हमारे तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त हर्ष जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। हर्ष जी, समय बहुत कम है तो बहुत संक्षेप में एक आखिरी जवाब आपसे चाहूंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात पर इस वक्त पूरे विश्व की नजरें लगी हुई हैं। ऐसे में अब जिस तरीके से प्रशासन कदम उठा रहे हैं, जिस तरीके की योजनाएं बना रहे हैं, जिस तरीके से लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और धीरे धीरे सुविधाएं उन तक सामान्य हालात हो जाएं, इस कोशिश दिशा में कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, इससे कितनी उम्मीदें बनती हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में, अपने संवाद में कल कहा था कि न सिर्फ हमको वहाँ पर डेवलपमेंट देना है, बट डेमोक्रेसी को बहाल करना है, बट लोगों का विश्वास जीतना है। और उस विश्वास जीतने के लिए उन्होंने एक ब्लूप्रिंट जो दिया था, उसका मुझे लगता है धीरे धीरे उसको खोला जा रहा है, उस ब्लूप्रिंट को अपनाया जा रहा है। और जिस तरह से तैयारी की गई है ये काफ़ी प्रशंसनीय है, क्योंकि काफ़ी, जैसा सब जानते हैं, बहुत जटिल मामला है। और ये सिर्फ इसमें जब पाकिस्तान जिस तरह का हस्तक्षेप करता आया है उसको देखते हुए हमको ये तैयार रहना चाहिए हर मौके पर। और मुझे लग रहा है कि सरकार ने जिस तरह से तैयारी की है, खासकर इस मौके पर जब वहाँ पर ईद मनाई जाएगी, जब वहाँ पर लोग बाहर आना चाहेंगे, अपने को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, तो जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा है प्रशासन ने बड़ी एक इफेक्टिवनेस के साथ इसको हैंडल किया है, तो उससे एक उम्मीद बंधी है कि आने वाले समय में जो भ्रम फैलाए जा रहे थे वो भ्रम साबित होंगे और जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और निखर कर आएगी। बिल्कुल। और ऐसे में चूंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई काम, कोई कदम उठाया जाता है तो उसके पीछे के मंशा को देखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता भी भारत सरकार की मंशा को समझेगी, जो उनकी बेहतरी के लिए काम करना चाहती हैं। और इस बार की ईद सबके लिए मुबारक ईद हो, यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षपंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जम्मू कश्मीर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं ममता चोपड़ा लेती हूँ आप सबसे इजाजत। नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्रसार भारती दूरदर्शन